स्मैकडाउन के बाद केविन ओवेंस ने भेजा रोमन रेंस के लिए एक बहुत ही तगड़ा मैसेज। यूएसए नेटवर्क नहीं है खुश बिल्कुल भी डब्ल्यूडब्ल्यूई मंडे नाइट रॉ की रेटिंग से। आखिर लार्स सलीवन क्यों नहीं आ रहे स्मैकडाउन पे? रोमन के इस कमाल के रन के सक्सेस के पीछे का सीक्रेट क्या है गाइज? ये और बहुत कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो आप इसे एंड तक देखते रहें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना ना भूलें। तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया और स्वागत है आपका एक बार फिर से आज की इस न्यूज़ वीडियो में। बहुत सारी कमाल की अपडेट्स हैं और यहां पे हम बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, सीधा अपनी पहली स्टोरी में बढ़ते हैं। और ये है गाइज केविन ओवेंस की बातें जो उन्होंने बोली आफ्टर स्मैकडाउन, यानी कि टॉकिंग स्मैक के ऊपर। तो जबकि केविन ओवेंस ओरिजिनली शेड्यूल्ड नहीं थे टॉकिंग स्मैक पे आने के लिए गाइज, यहाँ पे वो कन्फ्रंट करते हैं पॉल हेमन को और उन्हें बोलते हैं कि भाई देखो हेमन, तुम मेरा करियर डब्ल्यूडब्ल्यूई से बहुत पहले से देख रहे हो और तुमको पता है कि मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ, इतनी आसानी से रुकने नहीं वाला जब तक मैं रोमन को हरा नहीं देता। और वो कहते हैं कि मैं हर एक चीज को सैक्रिफाइस कर सकता हूँ एक्सेप्ट फ्रॉम माई फैमिली टू बिकम द यूनिवर्सल चैंपियन। और रोमन को सिर्फ हराना मेरे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि उनको एक बीटिंग देना है, यानी कि मैं उनसे अपना रिवेंज भी लेना चाहता हूं। और वो हेमन को यहाँ पे कहते हैं तुम बिल्कुल चुप रहो, तुम्हारे मुंह से मुझे कुछ भी नहीं सुनना। और वो कहते हैं कि जब मैं जीतूंगा टीएलसी में संडे को तो तुम मुझे फोन करके कॉन्ग्रेचुलेट कर सकते हो। तो काफी अच्छा प्रोमो यहाँ पे भी कट करा केविन ओवेंस ने। और लोग जैसे कि बोल रहे थे मेरे स्मैकडाउन के रिव्यू के कॉमेंट्स में भी कि भाई रोमन रेंस को तो सारा क्रेडिट लोग दे रहे हैं, लेकिन केविन ओवेंस से हम क्रेडिट बिल्कुल नहीं छीन सकते, क्योंकि इस स्टोरी लाइन को नेक्स्ट लेवल में तभी लेकर जाना पॉसिबल हो पाया है क्योंकि केविन ओवेंस की परफॉर्मेंस भी बिल्कुल 5 स्टार रही है। और यहाँ पे गाइज उन्होंने एक चीज मेंशन करी कि मैं अपनी फैमिली को सैक्रिफाइस नहीं कर सकता। तो क्या उनकी फैमिली भी इन्वॉल्व होगी संडे को मैच में? ये देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं गाइज, तो रोमन रेंस का जो करंट रन है डब्ल्यूडब्ल्यूई में बहुत कमाल का चल रहा है, हम सब ये बात जानते हैं। लेकिन इस सक्सेस के पीछे की सीक्रेट रेसिपी क्या है उसके बारे में थोड़े से आइडिया हमें लगे, थोड़ी सी रिपोर्ट्स आई हैं और ये हमें क्लियरली बता दिया गया है कि पॉल हेमन मोस्ट ऑफ द प्रोमोस लिख रहे हैं रोमन रेंस के लिए, जो भी रोमन रेंस स्मैकडाउन में यूज कर रहे हैं या फिर पेपर व्यूज में बोल रहे हैं। यानी कि मोर देन 95% ऑफ रोमन रेंस माइक वर्क जो है वो पॉल हेमन के हाथ में दे दिया गया है। और साथ के साथ गाइस जितने भी पेपर व्यू मैचेस रोमन रेंस के लड़े जा रहे हैं वो माइकल पीएस हेज जो है वो कर रहे हैं प्रोड्यूस। यानी कि 2 सीनियर मेंबर्स जिनको सबसे ज्यादा नॉलेज है, जिनको सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, वो मिलके इस एक कैरेक्टर को अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और क्लियरली उनके जो एफर्ट्स हैं वो स्क्रीन पर शो हो रहे हैं और स्मैकडाउन का जो शो है सिर्फ रोमन रेंस की वजह से बहुत ज्यादा अच्छा हो चुका है। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं गाइस, तो लार्स सलीवन क्यों नहीं आ रहे स्मैकडाउन के ऊपर? हर हफ्ते क्वेश्चन आ जाता है कि भाई उनको पुश करा जा रहा था, अचानक से वो कहां गायब हो गए हैं। तो एक और नई रिपोर्ट आती है जो कि एक और नया रीजन बताते हैं और ये है डेव मेल्जर जो कहते हैं कि भाई स्मैकडाउन पे नहीं आ रहे लार्स सलीवन और उसके पीछे ये रीजन है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई एक समय पे 2 टॉप हील्स को अपने शो पे नहीं रखना चाहती। यानी कि रोमन रेंस अभी एक टॉप हील बने हुए हैं जो कि रोस्टर को डोमिनेट कर रहे हैं, और अगर एक और ऐसा सिमिलर कैरेक्टर आ जाता है जो डोमिनेशन कर रहा है और कभी हारता नहीं है तो शायद वो ओवरऑल शो के लिए अच्छा नहीं होगा। तो आई डोंट नो कि ये रिपोर्ट कितनी ट्रू है डेव मेल्जर की, लेकिन ये भी गाइज एक पॉसिबल रीजन माना जा रहा है। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं, तो रिसेंटली जिम रॉस ने काफी सारे कॉमेंट्स करे थे ऑन द स्टाइल ऑफ रेसलिंग और एवोल्यूशन ऑफ रेसलिंग, और उन्होंने अलग अलग मोमेंट्स की बात करी थी जो आजकल हमें रेसलिंग में देखने को मिलती हैं जो उनके हिसाब से बिल्कुल बेकार हैं। तो उनके जो एग्जैक्ट वर्ड्स हैं वो अभी आप स्क्रीन के ऊपर पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उन्होंने ये बोले कि भाई देखो आजकल बहुत सारी चीज़ों का ओवर यूज हुआ है, जैसे कि डीडीटी जो है वो इतनी आसानी से मारते हैं, पहले वो एक फिनिशर हुआ करता था। जो शॉन माइकल्स ने सुपर किक फेमस करी थी, आजकल वो एक ऐसा मूव बन चुका है कि जस्ट फॉर फन हर बंदा मारने लग गया है। और इसके अलावा जो स्पॉट हम बहुत कॉमनली अब रेसलिंग में देखते हैं कि बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं रिंग के बाहर और कोई एक और सुपरस्टार आता है टॉप रोप के ऊपर से और सबके ऊपर गिरता है और सारे ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि भाई पता नहीं इसने क्या कमाल का मूव करा, और लोग जो हैं वो दिस इज ऑसम वगैरह चैंट करते हैं। तो ये जो सारी कमेंट्स थी जिम रॉस की, उनका मतलब ये था गाइस कहने का कि रेसलिंग जो है एवोल्यूशन में किसी भी तरीके से नहीं है। और वो कहते हैं मेरे को तो ऐसा कुछ नहीं लगता कि रेसलिंग आगे बढ़ रही है, और ऐसा कुछ नहीं है कि वो सिर्फ AEW की बात कर रहे थे, वो इन जनरल रेसलिंग की बात कर रहे थे। और ये भी माना जा रहा है कि ये जो उनके वर्ड्स हैं, जो उनके कमेंट्स हैं, वो AEW में इंटरनली जो इतने अच्छे से नहीं लिए गए हैं, अप्रिशिएट नहीं करे गए हैं, और शायद लोग खुश नहीं हैं जो बातें जिम रॉस ने कही, क्योंकि ऑब्वियसली जो स्टाइल्स की वो बात कर रहे हैं वो AEW में भी हमें देखने को मिलते हैं।
हैं। तो इसकी वजह से गाइस शायद थोड़े से बैक स्टेज कॉन्ट्रोवर्सीज चल रही हैं, लेकिन आई डोंट थिंक कि जिम रॉस को इससे कोई भी दिक्कत होने वाली है। और जहां तक मेरा ओपिनियन है, आई थिंक ये बात बिल्कुल सही है कि भाई हर हफ्ते सुपरस्टार्स को अपनी बॉडी को इतना ज़्यादा ऑन द लाइन लाने की ज़रूरत नहीं है कि वो अपने आप को इंजरी प्रोन बना दे बहुत ज़्यादा। और वही सेम मूव्स जो क्राउड को पता है कि भाई ये इस तरीके से एग्जीक्यूट करे जा रहे हैं, उनका ओवर यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक पॉइंट के बाद हर चीज़ बोरिंग हो जाती है। तो आप लोग इस चीज़ पे अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। आपने कमेंट्स पढ़ लिए जिम रॉस के स्क्रीन पे, तो डेफिनेटली आई विल अप्रिशिएट योर ओपिनियन। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं तो ट्रिपल एच माना जा रहा है कि एक नई टीम क्रिएट कर रहे हैं और NXT का एक नया शो आने वाला है गाइस, जो कि एक माइनर लीग होगी, यानी कि NXT के लिए एक और NXT, यानी कि एक डेवलपमेंटल शो। अब गेब सपोल्स्की नाम का कोई इंसान है जिसको मैं बिल्कुल नहीं जानता हूं, इसको लीड ऑफ द टीम बना दिया गया है और कई सारे एजेंट्स और राइटर्स भी दिए गए हैं ताकि एक नई टीम प्रिपेयर करी जाए गाइस, जो कि टेलीविजन शो बना सकती है। अब आई थिंक एक काइंड ऑफ एक टफ इनफ की तरह सीरीज होगी, क्योंकि फिलहाल NXT जो है वो लाइव इवेंट्स नहीं कर पा रही और रिवेन्यू सोर्सेज कम हो गए हैं, और उनको अगर अपने रिवेन्यू सोर्सेज बढ़ाने हैं तो शायद एक और टेलीविजन सीरीज लेके आनी पड़ेगी जो उनके लिए बेनिफिट में रह सकती है। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं गाइस, तो बेथ फीनिक्स ने एज के साथ अपनी एक फोटो पोस्ट करी ट्विटर पर और उन्होंने लिखा रेन और शाइन, और एक बंदा जिसने बिल्कुल कोई एनिमे की पिक्चर लगा रखी है, नाम बिल्कुल कुछ भी रखा हुआ है, वो लिखता है यहाँ पे आके, लुक्स लाइक एज इज टेकिंग अ पिक्चर विद सम रैंडम सॉकर मॉम, हेड ऑफ द पा और कैरन, ऑड कपल। तो बेसिकली इनकी यहाँ पे बेइज्जती करी और एज ने इस बंदे को कोट करके रिप्लाई करा, What you see is Adam standing with his wife and mother of their children whom he loves unconditionally, assuming from your page that you won't find out what that's like, and your biggest concern is making sure you have enough lubricant to get by until you next crawl out of your hole. तो बेसिकली ये यही कह रहे हैं कि भाई तुम कीबोर्ड वॉरियर हो, तुमको कुछ समझ नहीं आता और तुम पीछे से छुप के कुछ भी लिख सकते हो और इसमें तुम्हें मजा आ रहा है बहुत ज्यादा। और बिल्कुल मस्त जवाब, कड़क जवाब दिया एज ने, बंदा डिजर्व भी करता था। आई डोंट नो व्हाट दिस इडियट इज डूइंग, लेकिन गाइज आई थिंक एक स्टोरी थी जो कि वर्थ शेयरिंग थी। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं तो रिडल एक नया कॉन्ट्रैक्ट शायद साइन करने वाले हैं WWE के साथ, और डेव मेल्जर ने पूरी डिटेल रिपोर्ट दी कि रिडल का जो करंट कॉन्ट्रैक्ट है वो अगस्त 2021 में खत्म हो जाएगा, लेकिन वो ये भी बताते हैं कि शायद ऑलरेडी एक नई 3 साल की डील वो एग्री करने वाले हैं, जो कि $400,000 का गारंटीड कॉन्ट्रैक्ट देगी उनको पर ईयर, और इसके अलावा $50,000 बोनस भी मिलेगा हर एक शो के लिए, जो कि वो सऊदी अरेबिया में करेंगे इन द फ्यूचर। तो एक अच्छी न्यूज़ है कि WWE लॉन्ग टर्म प्लान्स रख रही है और एटलीस्ट रिडल को अपनी कंपनी के साथ तो जोड़ रही है फ्यूचर के लिए। अब किस तरीके से उनकी बुकिंग पे ये चीज़ रिफ्लेक्ट करेगी वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। और आज की फाइनल स्टोरी और प्रॉब्ली सबसे ट्रेंडिंग स्टोरी इस समय जो रेसलिंग में चल रही है गाइज, वो ये कि USA नेटवर्क मंडे नाइट रॉ की रेटिंग्स देख के हैरान परेशान रह गया है और एक वार्निंग का मैसेज दे दिया गया है WWE को कि भाई तुम्हें जो है वो चीज़ें सुधारनी पड़ेंगी, नहीं तो फ्यूचर जो है वो तुम्हारा भी खराब हो सकता है। अब डेव मेल्जर ने सबसे पहले ये बात बोली थी कि USA नेटवर्क बहुत स्टन्ड रह गया था ये नंबर्स देख के, और विंस मैकमैन शायद अब इन चीज़ों को देख के रिएक्ट करेंगे और कुछ ना कुछ बड़ा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑन मंडे नाइट रॉ। और इसके बाद एक नई रिपोर्ट आती है रिंग साइड न्यूज़ और टॉक स्पोर्ट की तरफ से, और ये हमको बताते हैं कि भाई USA नेटवर्क ने भी कुछ एडवाइस दी है WWE को और बोला है कि वी वांट मोर डार्क एंड वायलेंट कंटेंट, एडल्ट कंटेंट ऑन मंडे नाइट रॉ। हमको ये बचकाना बच्चों वाला शो नहीं चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ें डालो जो एक्चुअली में लोग देखने में इंटरेस्टिंग रहे। और ऑब्वियसली गाइज इसका मतलब ये नहीं है कि सेक्सुअल टाइप एडल्ट कंटेंट, लेकिन डार्क और वायलेंट, यानी कि थोड़ा और उसको जो है बड़ों के लिए बनाओ शो को। और आई डोंट नो कि विंस मैकमैन इसको कैसे लेने वाले हैं, लेकिन ये स्पेक्यूलेशन चल रही है कि जो आने वाली मंडे नाइट रॉ है वो एक बड़ा रीसेट बटन हो सकता है WWE के लिए, और जो भी उनकी बिल्ड रहेगी रॉयल रंबल के लिए शायद उसमें कुछ मेजर प्लान चेंज भी हो सकते हैं। तो इंटरेस्टिंग रहेगा देखना, भी कुछ ज़्यादा उम्मीदें लगाने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कॉमेंट्स में लोग बोलेंगे एटीट्यूड एरा वापस आ गई, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, लेकिन मंडे तक हमें रुकना पड़ेगा देखने के लिए कि आखिर रॉ में होता क्या है, और उसके बाद ही गाइज मैं आपको अपना बेस्ट ओपिनियन दे पाऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और सारी न्यूज़ आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो डेफिनेटली लाइक बटन दबा दें, और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।